जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसी दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये यूनिक पब्लिकेशन जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन। इसमें कुछ बाकी रह गए थे दोस्तों सेशन, उस सेशन को हम लोग कंप्लीट कराने हैं दोस्तों। ठीक है, इसका मैराथन क्लासेस मैंने करा दिया है, प्रीवियस ईयर क्लासेस भी मैंने इसका करा दिया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। अभी जो मॉडल प्रैक्टिस सेट में कुछ बात बाकी बच गए थे उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं इस सेशन में। तो आपको पता है कि दोस्तों जो रेगुलर बेस पे करते होंगे उनको पता होगा कि हम लोगों ने 10 मॉडल प्रैक्टिस कर चुके थे। अब जो आगे बच गई है 10 उसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम लोग की स्टार्ट जो होने वाली है दोस्तों वो है 11 नंबर। ठीक है, अब डेली वाइज पे चलेगी और ये टोटल आपके 20 कंप्लीट करा दी जाएगी यहाँ तक के। ठीक है ना। तो ये 11 आज होने वाली है दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन है ना। ये होने वाली है, टोटल आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे। इसका हम लोग फुल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में देखेंगे हम लोग। पहला सेशन हम लोग का आता है सामान्य हिंदी का। देखिए सामान्य हिंदी में क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का आता क्या है, सामान्य हिंदी क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि डकार जाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। डकार जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कठिन काम, हानि उठाना, हड़प लेना या फिर खुलेआम कहना। तो आंसर बताएंगे हड़प लेना है ना। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दिए गए पर्यायवाची शब्द का हमें चयन करना है। आइए पर्यायवाची शब्द को देखते हैं। खग, खग मतलब क्या होता है, इसका पर्यायवाची आपको बताना है। क्या पशु होगा, क्या तोता होगा, क्या पक्षी या कबूतर? आंसर्स क्या होंगे? तो आंसर्स बताइएगा ऑप्शन नंबर डी पक्षी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है ना। उपयुक्त विकल्प दिए गए हैं उसका चयन करना है। देखिए क्या है, उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी। उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी। तो ये पूर्णतया जो है ना, इसी के जगह पे हमें बताना है कि क्या हो सकता है। प्रतिशत, अधिकतम, अक्षरांशः या लगभग। तो आंसर्स क्या बताइएगा? ऑप्शंस नंबर सी होगा यहाँ पे, अक्षरशः है ना। ऑप्शंस क्या होंगे? राइट आंसर सी होगा। देखिएगा आगे प्रश्न कह रहा है कि जिस समास में प्रयुक्त शब्द में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है अपितु बाहर से ही आकर कोई शब्द प्रधान बन जाता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे कौन सा समास कहेंगे? तो उसे आप बताएंगे बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी बताइएगा, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर यानी पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु है ना। जीव जंतु में कौन सा समास है आपको बताने हैं। बताइएगा क्या होगा जीव जंतु में समास। आंसर्स बताएंगे जीव जंतु में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी करके बताएंगे द्वंद्व समास। जी हाँ, मैंने काम करना शुरू मतलब आरंभ कर दिया। इस वाक्य में जी हाँ कौन सा निपात है आपको बताना है। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं इस सिंबल से आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सा निपात है। तो यह विस्मयादि बोधक है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, उन्नयन का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। उन्नयन का सही संधि विच्छेद क्या होंगे? आंसर्स बताएंगे उन्नयन का सही संधि विच्छेद होगा उत्जोड़ नयन है ना। उन्नयन ऑप्शंस डी करेक्ट होंगे आपके। कह रहा है मनीषा शब्द का विशेषण रूप निम्नांकित में से कौन होगा ये बताना है। विशेषण रूप किसका? तो मनीषा का। क्या हो जाएगा बताइएगा। तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मनीषी। बताइए रंगशाला में समास कौन सा है? कौन सा समास है रंगशाला में? आंसर्स बताएंगे तत्पुरुष समास है। कौन है? तत्पुरुष। निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची कौन सा है? बताइए पवन का पर्यायवाची कौन है? तो आंसर बताएंगे समीर। पवन का पर्यायवाची समीर। राइट आंसर सी करेक्ट होंगे। हिंदी में पर्यायवाची शब्द के प्रकार कितने हैं? कितने प्रकार हैं? तो आंसर बताएंगे 3 प्रकार है। वो कौन कौन से 3 प्रकार है? तो पहला आप बताएंगे पूर्ण, पहला है पूर्ण पर्यायवाची, दूसरा है पूर्णापूर्ण, पूर्णापूर्ण है, और तीसरा जो है आपका अपूर्ण है ना। तो ये 3 पर्यायवाची शब्दों के जो है प्रकार है हिंदी में।
देखिएगा, आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होंगे? तो आंसर बताएंगे दिक जोड़ दर्शन आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिएगा, अग्नि परीक्षा देना, मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा? अग्नि परीक्षा देना, बताइए क्या होगा? हथेली पर आग रख कर दिखाना, कठिन परिस्थिति में पड़ना, अंगारों में जलकर दिखाना या अग्नि में प्रवेश करना। आंसर बताएंगे कठिन परिस्थिति में पड़ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे। कह रहा आगे, चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर छंद कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर्स बताएंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी, मुक्ति और मात्रिक, मुक्त और मात्रिक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। देखिए, मैथिली शरण गुप्त के काव्य से उन्हें कौन से छंद प्रिय होने का प्रमाण मिलता है? मैथिली शरण गुप्त के काव्य से उन्हें कौन से छंद प्रिय होने का प्रमाण मिलता है? आंसर्स बताएंगे मात्रिक एवं सम, ऑप्शंस बी करेक्ट होंगे। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है? रीति काल को श्रृंगार काल कौन बोले हैं बताएंगे? आंसर्स बताएंगे विश्वनाथ मिश्र बोले हैं, ऑप्शंस ए करेक्ट होंगे। इंद्रापति किसे कहा जाता है? इंद्रापति किनको कहा जाता है? आंसर्स बताएंगे विष्णु को, ऑप्शंस सी करेक्ट बताएंगे। कहे कवि बेनी बेनी, कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार बताना है। कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी, अलंकार कौन सी है इसमें? इसमें अलंकार आप बताएंगे यमक, ऑप्शंस डी करेक्ट होंगे, यमक अलंकार। नदियां जिनकी यश धारा सी बहती है अब भी निशी वासर, इसमें भी अलंकार बताना है आपको, बताइएगा कौन से इसमें अलंकार है? तो इसमें अलंकार आप उपमा अलंकार बताएंगे, ऑप्शंस ए करेक्ट होंगे आपके। या लुटकी, या लुकती अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को जाति डारो, आठहु सीधी नौ निधि को सुख नंद की गाय चराय बिसारो, रसखानी कबै इन अखियन्ते ब्रज के बन बाग तगार निहारो, कोटिन वे कलधौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बरो। ये जो हमें बताना है कौन सा छंद है, इसमें आपको बताने हैं कौन से छंद है। इसमें छंद आपके पास है सवैया, ऑप्शन बी करेक्ट बताएंगे। नेक्स्ट है हम लोग के पास, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारी को ठाऊ न रहत निदान, ठाऊ न रहत निदान, जियज जग में जस लीजय मीठे वचन सुनाए, विनय सब विनय सबहि की जय कह गिरिधर कविराय, अरे यह सब घर दौलत पानहु पाहुन निसी दिन चारी, रहत सबके रहत सब ही के दौलत, उपयुक्त में किस प्रकार के छंद हैं ये हमें बताना है। किस प्रकार के छंद हैं इसमें? तो ये बताएंगे, ये छंद जो है कुंडलियां हैं, ऑप्शंस ए करेक्ट बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है, चंचल शब्द में च चन जो है वर्ण में कौन सी मात्रा होगी ये बताना है, कौन सी होगी? तो ये आप आंसर्स बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी गुरु होगी, ऑप्शंस क्या होंगे? बी करेक्ट होंगे। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है कौन सा वाच्य है, बताइए कौन सा वाच्य है इसमें? आंसर्स बताएंगे कर्म वाच्य है, ऑप्शंस बी करेक्ट होंगे। गद्यांश को पढ़ना है और उसका उत्तर हमें देना है, आइए पढ़ते हैं। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसका चरण पखाड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है, खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता की उपहार है, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति
भारत माता का सपूत है सबकी प्रिय है भारत माता। क्वेश्चन क्या है, भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? हिंदू धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग या सभी धर्म के? तो आंसर हम लोग के डी करेक्ट होगा, सभी धर्म के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन, भगन, जगन, जगण और दो गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बताएंगे उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे वसंत तलिका। ऑप्शंस क्या बताएंगे? ऑप्शंस नंबर सी करेक्ट होंगे, वसंत तलिका। अब है हम लोग के पास जनरल इंग्लिश। देखेंगे जनरल इंग्लिश में क्वेश्चन कह रहे हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव या पैसिव वॉइस आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव सजेस्टेड, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन अ पैसिव या एक्टिव वॉइस। ओके, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास। क्वेश्चन बोल रहा है कि आई हैड टू स्टॉप ऑल माई वर्क टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, है ना। इसका क्या बनाएंगे? आंसर इसका बनाएंगे कि टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑल ऑर्डर ऑल अदर वर्क हैड बीन स्टॉप्ड बाय मी। ऑप्शंस क्या होंगे हमारे? करेक्ट ऑप्शंस नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। क्या है? टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली। आंसर्स यहाँ पे क्या होंगे? आंसर्स बताएंगे ऑप्शंस नंबर बी हो जाएंगे, विस्क, है ना। आंसर्स क्या होंगे? ऑप्शंस बी। मतलब इसका अर्थ क्या होता है? किसी को फुर्ती से कहीं ले जाना, है ना। मतलब चुस्ती भरी, एकदम से तेजी भरा हो, उसे कहीं ले जाना। देखें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या हमारे पास है? कह रहा है प्रेसीज एंड डैश सेंटेंस मेक गुड एशेसी। आंसर्स क्या होंगे यहाँ पे? आंसर्स बताएंगे ऑप्शंस नंबर ए होगा, इफेक्टिव होगा, ऑप्शंस ए करेक्ट होंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है क्वेश्चन? वन द eve ऑफ इंडिपेंडेंस डे द प्रेसिडेंट डैश द नेशन। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर बताएंगे एड्रेसेस द नेशन। ऑप्शंस डी करेक्ट होगा यहाँ पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एड्रेसेस, मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति हमारे देश को, मतलब कि यहाँ पे एड्रेसेस का कहने का तात्पर्य है क्या, कि संबोधित कर रहे हैं वो, है ना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। देखिए क्या है क्वेश्चन, द मेड वॉज डस्टिंग द हॉल व्हेन द डोर बेल रैंग। देखिएगा, तो आंसर्स क्या बनाएंगे इसका? पैसिव वॉइस। आंसर्स बनाएंगे इसका, द डोर बेल रैंग when the hall was being dusted by the maid। ऑप्शंस डी करेक्ट होंगे। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। क्या हमारे पास नारेशन बनाना है? हिज फादर सेड टू हिम आई कैन नॉट अलाउ यू टू वेस्ट माई हार्ड अर्न मनी। तो देखेंगे इसका आंसर्स बनाएंगे हम लोग, हिज फादर टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट अलाउ हिम टू वेस्ट हिज हार्ड अर्न मनी। ऑप्शंस ए करेक्ट बन जाएंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? कैन यू प्लीज डैश मी इन सॉर्टिंग आउट दिस फाइल ऑन माई कंप्यूटर। तो आंसर्स क्या बनेंगे यहाँ पे? आंसर्स यहाँ पे हमारा होंगे एसिस्ट, एसिस्ट। ऑप्शंस नंबर राइट आंसर्स ए बताइएगा, है ना, मतलब सहायता करना, मदद करना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्या है? मेक बिग टाइम का मतलब क्या हो? मेक बिग टाइम मतलब होता है प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त करना, है ना। किसमें? तो व्यवसाय में। आंसर्स क्या बताएंगे? अटेन फेम एंड सक्सेस। ऑप्शंस नंबर बी करेक्ट होंगे। विच मार्क इज यूज्ड टू फ्रॉम द प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स। आंसर्स क्या बताइएगा? आंसर्स बोलेंगे इसमें एफिस्ट्रोफ। ऑप्शंस नंबर ए करेक्ट होंगे।
जैसे कि यहाँ पे विच मार्क इज यूज टू फ्रॉम टू प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स, तो वो कौन सा है एफिस्ट्रोफ, जैसे हमने लिखा राम, है ना, यहाँ पे एफिस्ट्रोफ, ये एफिस्ट्रोफ हो गया राम्स, है ना, मतलब राम का या राम की। देखेंगे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या हमारे पास क्वेश्चन, ही ट्राइड टू प्रिवेंट मी डैश डूइंग माई ड्यूटी। आंसर्स क्या बताएंगे, तो यहाँ पे होंगे फ्रॉम, फ्रॉम डूइंग माई ड्यूटी, ऑप्शन डी करेक्ट होंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, क्या कह रहा है, ऑफ माइक एंड मेन इज अ वेल नोन डैश बाई जॉन स्टेनबेक। आंसर्स क्या होंगे यहाँ पे, तो आंसर्स बताएंगे नोवेला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, माई ब्रदर डैश बाउट अ न्यू कार। बताएंगे आंसर्स क्या होंगे इसमें, माई ब्रदर डैश बाउट अ न्यू कार, आंसर बोलेंगे रिसेंटली, है ना, अभी खरीदा है वो। Select the most appropriate option to fill in the blank. He was dashed to get a good job as soon as was out of college. He was out of college. तो आंसर्स क्या होंगे, आंसर बताएंगे he was fortunate, है ना, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होंगे। he was fortunate to get a good job as soon as he was out of college. आंसर्स सी करेक्ट होंगे। Identify the finite as well as non-finite verbs in the sentence, क्या है, to stand still in frozen fear is a sure way to welcome my street। तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे, आंसर्स बताएंगे फाइनाइट हो जाएगा इज इसमें, नॉन फाइनाइट होगा टू स्टैंड, है ना, फॉर्जन टू वेलकम, ऑप्शंस नंबर हम लोग का बी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एज वेल एज नॉन फाइनाइट वर्ब इन अ गिवन सेंटेंस। सी abandoned the idea of leaving home to purpose her long cherished dream। तो आंसर्स क्या होंगे, हमने आंसर्स इसमें बताएंगे ऑप्शंस नंबर डी करेक्ट होंगे, और ये डी में क्या है, फाइनाइट है हमारा, अबाउट अबैंडन्ड, नॉन फाइनाइट क्या है, लिविंग, और टू पर्स और चेरिज्ड। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, नथिंग बट हर्ट्स डैश देयर। बताइए आंसर्स क्या होंगे, यहाँ पे बताएंगे नथिंग बट हर्ट्स इज देयर, ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। द प्लेन विल टेक ऑफ ऑन टाइम प्रोवाइडेड दैट द रनवे डैश फ्री। आंसर्स बताएंगे इज फ्री, ऑप्शंस बी करेक्ट होंगे। स्पीक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या verbs in a given sentence below। सी होप्स टू सक्सीड, नॉन फाइनाइट verbs कौन है इसमें, आंसर बताएंगे सक्सीड, ऑप्शन सी करेक्ट है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डैश इन द सेंटेंस, क्या है पर्पस डैश का, आंसर बताएंगे डैश का पर्पस होता है टू सम अप सेवरल थिंग और फैक्ट्स, है ना, डैश का यही मतलब होता है ना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। क्या कह रहा है हमारे पास, ही हैड आई हैव लिव्ड फॉर आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बनाएंगे क्या इसका, ही सेड दैट ही डैश देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आंसर बनाएंगे ऑप्शंस नंबर हो जाएंगे राइट आंसर्स डी, ही सेड दैट ही हैड लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, आंसर्स डी करेक्ट होंगे। अब आते हैं गणित में, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है ना, इसमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बता देना है कि कितना आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालने के लिए हमें पहले इसका गुणनखंड करना होगा, कितना कितना हमारे पास, तो हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस 7 है ना, दूसरा है हमारे पास 5 माइनस है 3x, और तीसरा जो हम लोग के पास है 3x माइनस 6, ये है हमारे पास।
अब तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों को करेंगे तो कितने आ जाएँगे हमारे पास? यहाँ पे पहले एक-एक क्या करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 21x और माइनस में हो जाएगा 6x माइनस में हो जाएगा 42। इसको हम लोग रहने देते हैं अभी 3x, ये 5 माइनस 3x को, है ना? हमने किसका-किसका किया? इसका और इस लास्ट वाले का मल्टीपल करा है, ठीक? अब देखिएगा, अब जो बात बाकी है इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं कोई जुड़ने वाला है क्या? तो अब देखेंगे यहाँ पे कि 3x स्क्वायर प्लस में होगा 15x, क्यों? क्योंकि 21 में से 6 घटेगा तो 15 बचेगा और माइनस में रहेगा 42 और यहाँ पे हमारे पास है 5 माइनस 3x। अब इसको भी गुणा कर लेंगे हम, तो गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे? 5 और 3 में गुणा करेंगे 15x स्क्वायर रहेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे पास? प्लस 75x हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 210 और माइनस में हो जाएगा 9x क्यूब और माइनस में हो जाएगा 45 एक्स स्क्वायर और प्लस में 126 एक्स हो जाएगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे? माइनस में 9x क्यूब और माइनस में हो जाएगा 30 एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएंगे 201 एक्स हो जाएगा। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक आया हम लोग के पास -30 आया, तो आंसर हम लोग का बी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि cos 300 डिग्री बराबर कितना है x, तो हमें x का वैल्यू बताना है। देखिएगा cos -300 डिग्री दिया है, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि cos 360 माइनस 60 लिख सकते हैं? तो आप बताएंगे कि cos 60 का वैल्यू होता है क्या एक्चुअली? 1/2 होता है। 1/2 आप देखेंगे हमारे पास है क्या ऑप्शन नंबर? यस, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कह रहा रजत एक मशीन को कितना लाख में खरीदता है? बेचता है घाटे में, 53 लाख के घाटे में बेच देता है। यदि उसने 64 लाख रुपए में बेचा होता ना, तो उसको लाभ उसके पहले वाले घाटे का 10 गुना होता। तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कितना में खरीदा था वो बताना है। चलिए इसको बनाकर देखते हैं कितना में वो खरीदा था। हम मान लेते हैं मशीन का क्रय मूल्य जो है ना, वो कितना है? तो हम 100 रुपया मान लेते हैं कि 100 रुपया में खरीदा था। पहला उसने हानि किया है, घाटा हुआ है पहली बार। तो जब पहली बार वो बेचा है तो उसको हानि हुआ है, किस पे हानि हुआ? इसी पे ना, 53 लाख का घाटा हो गया है उसको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लॉस लिख देते हैं, ये एसपी नहीं लॉस हो गया हमारा। अब नया जो उसको प्रॉफिट हुआ है कितना? 64 लाख पे बेचता है तो 10 गुना उसको लाभ होता है। मतलब 64 माइनस 1 तो उसको लाभ होता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रश्न कह रहा है 10 गुना लाभ होता है, किस पे होता है? तो x माइनस 53 ये पहले वाले से होता है। कब बेचता? तो 64 माइनस x मतलब ये लाभ में बेचता तब। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएंगे माइनस ये 530 हो जाएगा। इधर है हमारे पास 64 और माइनस एक्स, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस में एक्स है, यहाँ पे प्लस में आके इधर जुटेगा मतलब 11x हो जाएगा। ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में जुटेगा तो कितने हो जाएंगे? 4 और 6 3 9 और ये 5, 5 से काट 11 से काटते हैं हम लोग, 11 पच्चे और 11 चौके, यानी एक्स की वैल्यू हमारे कितनी आ गई? 54। मतलब हम समझ चुके हैं कि कितने में खरीदा गया था? 54 लाख में खरीदा गया था, तभी तो उसको 53 में बेचने से घाटा हो रहा था। तो हमें यही तो फाइंड करने थे। आंसर देखेंगे 54 लाख है क्या? तो यस, ऑप्शन नंबर आपके पास है, राइट आंसर डी करेक्ट है। देखेंगे आगे, कह रहा है कि रंभा और सर्वेश की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ कितना है? 8 और 5 के रेशियो में है। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? 8x और बटे 5x, रेशियो मतलब यही होता है। 7 साल बाद, 7 साल बाद मतलब 7 जोड़ दीजिए दोनों में। अब कह रहा है उनकी आयु का अनुपात 5 और 4 हो जाता है। 5/4 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। अब कह रहा है रंभा, रंभा कौन थी? तो ऊपर वाली और सर्वेश नीचे वाले। तो अब क्रॉस मल्टीपल हम लोग कर लेते हैं। 8 चौके कितने हो जाते हैं? 32, एक्स हो जाएगा प्लस 7 चौके 28 होंगे, इक्वल में 5 पच्चे 25 हो जाएंगे एक्स और 7 पच्चे 35। अब देखेंगे 32 और ये 25 आके इधर घटेगा, तो 32 से 25 घटाइएगा कितने बच जाएंगे आपके पास? 7, 7x और ये जाके उधर घटेगा, 28 में से 35 घटाइएगा तो कितने हो जाएँगे? तो आपके पास 7, 7 से काटेंगे एक टाइम में, मतलब x की वैल्यू x निकल चुका है। ये वर्तमान आयु का अनुपात था। तो 8 और 1 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा,
मतलब हमें किसका रंभा का ही तो पूछा है, तो 8 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक त्रिभुज है, वो त्रिभुज कैसा है, समकोण, क्योंकि कह रहा है क्यू पे समकोण है ना। ये क्यू पे समकोण हो गया, तो पी क्यू और आर ये हो गया त्रिभुज। क्यू एस, आप देखेंगे कह रहा है क्यू एस इसकी ऊंचाई है, जो कह रहा है पी क्यू दिया है 4√29 दिया हुआ है, ठीक। अब कह रहा है पी एस 8 दिया हुआ है, पी एस जो हमारे पास है वो 8 दिया हुआ है ना, पी एस ऐसे दिया होगा ऊंचाई इसकी 8 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि आर एस एस आर, ये एस आर यहाँ तक की हमें लंबाई बताना है कितना होगा। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कितना होगा। हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब ये ट्रायंगल जो है हम लोग ऐसे फॉर्मेशन देते हैं इसका, इसका नाम पी, ये क्यू है, इस पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन है ना, और ये आर है, यहाँ पे हम लोगों ने एस डाला। अब देखिए यहाँ तक की दूरी वो बता रखा है कि 8 है क्वेश्चन में, और भी ये बता रखा है 4√29 ये दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है किसका, तो हमें बताना है एस आर, इसका बताना है कितना होगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमें पी एस इंटू हो जाएगा पी आर, होगा ना। चलिए इसे सॉल्व कर देंगे, तो ये दिया हो 4√29 का होल स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा हमें पी एस कितना है, तो 8 है, पी आर तो हमें फाइंड ही करना है, पी आर तो है नहीं हमारे पास। अब देखिए, और पी आर को हम लोग 8 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, ये टोटल है ना पी आर, ये टोटल को हम लोग 8 और प्लस ये वाट मतलब एक्स डाल सकते हैं वहाँ पे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 का करिएगा तो 16 और 29 का तो 29 रह जाएगा, इक्वल में ये 8 और इधर रहेगा पी आर। ये 8 से काट सकते हैं हम लोग, 8 दूना 16, 29 दूना कितना हो जाएंगे, 58 हो जाएगा। अब देखेंगे आगे यहाँ पे लिखेंगे 58 हो जाएगा 29 दूना, और इक्वल में हमारे पास है पी आर। क्या हम लोग पी आर को हम लोग अभी जस्ट बताए हैं आपको कि ये हमारा 8 हो गया पी एस, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये 8 है, ये हमें नहीं पता मतलब एक्स उसके जगह पे, और यहाँ पे 58। अब ये 8 प्लस है तो माइनस में हो जाएगा यानी 50। हमें एक्स का वैल्यू कितना निकल चुका है, 50। हम बता चुके हैं यहाँ पे, पता हमें चल गया कि एस और आर की वैल्यू कितनी आ गई, 50। देखेंगे ऑप्शन नंबर में 50 है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर आपके हैं, और राइट आंसर वो है सी नंबर। देखिए आगे प्रश्न हमसे पूछा गया है कि एक बेईमान दूध वाला है जो 30 रुपए प्रति लीटर में दूध खरीदता है, और 1.5 लीटर मतलब 1.5 पानी डालकर मिश्रण करता है और 32 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ कितना होगा, ये हमें बताना है। चलिए पहले तो हम लोग देखते हैं दूध की कुल मात्रा कितना होगा। दूध 1 लीटर लेता है, 1 लीटर के लिए हम फाइंड करेंगे तो 1/5 लीटर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 और गुने ये हो जाएगा 5 1 6, 6/5 मतलब कितने हो गए, 6/5 लीटर ये हो गया हमारा कितना, तो दूध की कुल मात्रा हो गया। अब कह रहा है कि कुल उसका जो विक्रय मूल्य होगा 32 रुपये में बेच रहा है ना, तो इसको गुना कर देंगे हम लोग, तो 6 और 32 में 6 दूना 12, 6 तिया 18, 1 19 और बट्टे 5, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेसिमल में आएगा, वो होगा 38.4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वो बेचता है। उसका क्रय मूल्य कितना है, खरीदा था वो 30 रुपये में, बेच कितना में रहा है, 38.4 में, मतलब उसको लाभ कितना का होगा, तो 8.4 रुपया उसको प्रॉफिट हो गया। अब जब प्रॉफिट हमें पता चल गया तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस और इंटू 100 होता है। इसको हटाएंगे तो एक जीरो और आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 3 अट्ठे 24, यानी कितना रुपये कितना का उसको प्रॉफिट हो गया, तो 28% का उसे प्रॉफिट हुआ। आइए देखते हैं 28%, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। कह रहा है एक बेलनाकार कैप्सूल के अर्धगोले छोर हैं जिनकी त्रिज्याएं बेलनाकार भाग की त्रिज्या के बराबर है। यदि कैप्सूल की लंबाई 40 मीटर और त्रिज्या 6 मीटर, तो इस कैप्सूल की सतह का कुल क्षेत्रफल हमें बता देना है कि कितना होगा। चलिए कैप्सूल कुल सतह का क्षेत्रफल हम लोग निकालने चलेंगे यहाँ पे, तो 2 गुने, जैसे यहाँ पे हम कैप्सूल बनाते हैं दोस्तों, ये देखिए ऐसा बेलनाकार है और लास्ट में ऐसा है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक 2 अर्धगोला है, यहाँ और यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे जब 2 अर्धगोले हैं, टोटल हमारे पास हाइट और इसकी रेडियस मिल चुकी है,
यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है ये 40 है, ठीक? और हमारे पास दिया हुआ है इसकी त्रिज्या जो है 6 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 दी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कैसे? कैप्सूल की कुल सतह का क्षेत्रफल 2 गुने होगा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है? तो आप बताएँगे 2 पाई r, यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई r स्क्वायर और प्लस क्या करेंगे? तो वो बेलन का क्या होता है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल? तो 2 पाई r h होता है। बस इतना ही को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सभी में 2 कॉमन है, कर सकते हैं हम लोग ईज़िली। यहाँ पे 2 पाई को कॉमन कर लीजिए ना, 2 पाई r सभी तो इक्वल ही है दोनों कार। यहाँ से हमारे पास बच गया r और यहाँ से बच गया क्या? तो हमारे पास h। यहाँ पे 2r बच गया प्लस h। अब ये निकालेंगे 2 और पाई की वैल्यू हम लोग रखते हैं 22/7। r की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6 है, ठीक? और देखेंगे 2r मतलब कितने हो जाएंगे? 12 और h कितने हैं हमारे पास? तो h है हमारे पास 40। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू 6 और ये हो जाएगा कितने? ये 2 और ये 5 52। जो कटने वाले हैं सो काटेंगे हम लोग। इसका कैलकुलेशन करिएगा आप, डेसिमल में आएंगे और वो डेसिमल कितने रह जाएंगे? तो ऑप्शंस नंबर आपके रहेंगे, ऑप्शंस नंबर सी आएंगे, 1508.57 वर्ग किलोमीटर रहेंगे। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दोनों के गुणनफल से 19 अधिक है। इस संख्या में से सबसे छोटी संख्या क्या है? ये हमें बताना है। सबसे छोटी संख्या क्या है? देखिए कैसा कह रहा है? तो 3 क्रमागत प्राकृत संख्या। पहला हम लोग कौन सी ले लें? x माइनस 1 ले लेते हैं। दूसरा क्या ले लें? x ले लेते हैं। तीसरा x प्लस 1 ले लेते हैं। ये 3 हो गए क्रमागत संख्या। अब कह रहा है क्या कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दोनों के गुणनफल से 19 अधिक है। सबसे बड़ी कौन है? x प्लस 1 है। x प्लस 1 का वर्ग यदि हम लोग करते हैं तो ये दोनों का गुणनफल x इंटू एक्स माइनस 1 के गुणनफल से कितना ज़्यादा है? तो 19 ज़्यादा है। बस 19 जोड़ दीजिए। अब सॉल्व करेंगे इसे हम लोग। देखिए तो इसे आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएंगे हमारे पास? इधर आ जाएंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। इक्वल में इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस में 19 रहेगा। अब जो कटने वाला होगा उसे हम लोग काटेंगे। दोनों साइड एक्स स्क्वायर कटेंगे। ये माइनस में एक्स है तो इधर आके 3x हो जाएगा और ये प्लस में है तो उधर जाके जुड़ जाएगा। मतलब कितने हो जाएंगे? तो ये जो होगा जाके घटेगा ना, 19 में से ये प्लस में है तो उधर माइनस हो जाएगा तो 18। 3 से काटेंगे 6 टाइम में x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। कितना? 6 आ गई है। तो हमें बताना क्या था? जब x की वैल्यू निकल चुकी है हमें क्या बताना? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी कौन थी? तो x माइनस 1 वाला था। तो 6 में से 1 घटाइएगा तो कितने आएंगे? 5। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। आगे देखेंगे कह रहा है 16, 40 और 64 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। एलसीएम बता देना है। बस यहाँ से 4 से करिए, 4 चौके 16, 4 दही 40 और 4 से करेंगे तो 16 चौके 64। अब फिर 4 से कर सकते हैं हम। 4 एकम 4, ये 10 रहने दीजिए, 4 चौके 16 कितने हो जा रहे हैं? 4 चौके 16 चौके 64 है ना, 64 और गुने 10 हो जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 64 गुने 10 करेंगे तो 640 हो जाएँगे। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, 640 का आप आधा भी निकाल लेंगे, 640 का आधा तो कितने हो जाते हैं? 320। 320 एक ऐसा फैक्टर है जो तीनों से मिलने वाले हैं। यस, ऑप्शंस नंबर आप क्या बता देंगे? राइट आंसर बी कर बता दीजिएगा। आगे देखेंगे, ये क्या कह रहा है हमारे पास? सपोज़ कर लेते हैं इसका ए है, ये बी हम मान लेते हैं। तो कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और आगे कह रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको फ़ॉर्मूला पता होगा, क्या होता है? तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। सेम यहाँ पे रखेंगे हम लोग। तो रखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab हो गया। अब देखेंगे इसका सेम वैल्यू निकालते हैं, अभी माइनस रहने देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रखेंगे अभी ब्रैकेट में ही, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab होगा ना। अब देखिए ये माइनस से यदि हम मल्टीपल करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, लेकिन ये प्लस में हो जाएगा। ये समझ चुके हैं? अब देखिए ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएँगे।
अब हमारे पास बच गया 2AB और 2AB, मतलब कितने हो जाएंगे, 4AB हो जाएगा। तो अब आप करेंगे क्या, 4A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3.2 और B की वैल्यू कितना है, 2.5 इंटू 2.5 करिए, है ना। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, इस डेसिमल को हटाइए तो नीचे 100 आ जाएंगे। 25 से काटेंगे 4 टाइम में, 4 से 4 कटा यानी बच गया 32। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिएगा आप। अब देखेंगे आगे कह रहा है कि 5√5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर की भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। यहाँ पे कौन सा रूल्स यूज करेंगे आप, तो हेरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे, है ना। चलिए हम लोग यूज करके देखते हैं आंसर्स क्या आते हैं हम लोग का। और यह भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, यदि समकोण त्रिभुज हो उससे भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्षेत्रफल चाहिए होता है। तो दो भुजाओं का स्क्वायर हो तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो आप समझ जाइए कि ये समकोण है। समकोण के निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है, 1/2 आधार गुने क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए पहला जो हमारे पास है वो कितना है, 10। दूसरा कितना है हमारे पास, तो आप बताएंगे 5√5 है। तीसरा जो हमारे पास कितना है, तो 15 है। अब देखिए क्या 10 का करेंगे तो 100 होगा, इसका स्क्वायर करिएगा तो 25 और गुने 5 कितने हो जाएंगे, 125, और ये है 100। दोनों को जोड़ेंगे तो 225, बिल्कुल 15 का होल स्क्वायर के बराबर आ रहा है 225, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि दो भुजाओं के स्क्वायर जो है एक भुजा के स्क्वायर के बराबर है, तो हम लोग क्या कह देंगे इसको कि ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज जब हो गया तो इसका कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, 1/2 आधार यानी बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कौन सी होगी हमारी, बेस हम 10 मान लेते हैं और हाइट हमारी जो होगी 5√5 ले लेते हैं। इसको काटिएगा तो ये 2 टाइम्स में कटेगा, गुना कर देंगे 10√5। 15 क्यों नहीं लिए, 15 क्योंकि ये आप बताएं देखेंगे कि ये सबसे बड़ी वाली भुजा है 15, ये तो हाइपोटेन्यूस है, तो आप देख रहे हैं आधार लेना है और ऊंचाई लेना है इसकी, ये इससे तो मतलब ही नहीं, तो इस कारण 15 को नहीं लिया गया है। तो हमारे पास आंसर्स कितने आ गए, ऑप्शंस बताएंगे तो राइट आंसर्स ऑप्शंस नंबर ए हो जाएंगे, 5×25 = 25 हो जाएंगे, 25√5, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक वस्तु को 21% लाभ पर बेचा गया, यदि 640 रुपये अधिक मूल्य पर उसे बेचा जाता ना तो उसे 37% का लाभ होता है। तो वस्तु का हमें क्रय मूल्य क्या बताना है, कितना हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए इतना शॉर्ट में इसे बना देते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए सपोज कर लेते हैं हम 100 रुपये में इसे कैरी करते हैं, है ना, 100 रुपये में खरीदते हैं मतलब, और इसे 37% का कितना में करने पे, तो इसे 21% का लाभ होता है, 37% का फिर लाभ होता है बाद में, ठीक। अब देखिए तो हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या, 37 माइनस 21 कर लेते हैं, अपॉन में कितना 100, बराबर कितने 640 रुपये में। अब इसे गुणा करेंगे हम लोग तो एक 27 में से 37 में से 21 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएंगे 16 और बट्टे 100 और 640, काटेंगे 16 चौके 64, और यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे 4000। हमने खरीदा कितना में था, 4000 में। देखिए ऑप्शन है क्या, यस ऑप्शन नंबर है आपके पास, राइट आंसर बी बता दीजिएगा। कह रहा ए बी और सी डी किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं जो परस्पर वृत्त के अंदर बिंदु पी पर काटती हैं। यदि ए पी 6 सेंटीमीटर, सी पी 8 सेंटीमीटर, पी डी 3 सेंटीमीटर, तो पी बी का मान क्या होगा ये बताना है। क्या हो जाएगा पी बी का मान, चलिए इसको निकाल के देखते हैं हम। एक आपके पास ऐसे वृत्त है ना, एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेदी कर रही है पी पॉइंट पे, जिसमें सभी का वैल्यू दे रखा है, ये 3 है, ये 8 है और ये 6 है, तो हमें बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। जैसे ये है सी और ये डी और ये ए, ये बी, हमें बताना है पी बी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ए पी इंटू पी बी इक्वल हो जाएगा हमें सी पी इंटू हो जाएगा पी डी होगा। अब इसे लिखेंगे कि पी बी हमें फाइंड करना है, तो पी बी बराबर क्या होगा, सी पी इंटू हो जाएगा पी डी अपॉन हो जाएगा क्या, तो ए पी, है ना। सभी का वैल्यू लिखेंगे हम लोग, क्या ए पी को हम लोग पी बी लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं तो कितने हो जाएंगे, 8 × 3 और बट्टे में 6, काटेंगे 3×2 = 6 और 2 से 2, यानी कितने आ गए 4। तो पी बी हमारा कितना हो जाएगा 4। देखिए ऑप्शन सही क्या 4, यस ऑप्शन नंबर आपके राइट आंसर डी करेक्ट है। कह रहा है यदि एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी 25, बी सी 10, सी डी 25, डी ए 24 और बी सी पैरेलल ए डी हो तो बी सी
तथा AD के बीच समान दूरी है, तो हमें फाइंड क्या करना है? समान दूरी कितनी है वो हमें बता देनी है, ठीक? पहले तो हम लोग कैसा समलंब चतुर्भुज यहाँ पे बना दीजिए। समलंब चतुर्भुज हम लोगों ने ड्रॉ करा। अब सभी का नामकरण कर देते हैं एक बार। यहाँ पे जैसे इसका नाम A रख दिए, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, ठीक? अब देखिए यहाँ पे दे रखा है ये हाइट होता है। अब देखेंगे यहाँ पे ये 25 दिया हुआ है और ये जो है यहाँ तक की ये लंबाई ये 10 दिया हुआ है, बस यहाँ तक की, ठीक? अब हमें टोटल भी लंबाई दी हुई है, कितना है? 24 लंबाई दिया है टोटल। हमारे पास ये नहीं पता है और ये तो हमें पता है कितना, कि 14 माइनस एक्स है, 14 माइनस एक्स। और ये हम एच, ये तो है ही एच, और ये 25 है इधर में आपका। ये भी 10 हो जाएगा ऊपर में भी, जब नीचे 10 है तो ऊपर भी 10 होगा आपके पास। अब देखेंगे ट्रायंगल, यहाँ पे हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं एन, इसका एम। सी एम डी में, इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं? हाइपोटेनस है, बेस है, तो क्या हम लोग परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकालेंगे। चलिए परपेंडिकुलर निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास एस एच स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 14 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल में कितना लिखेंगे? 25 का होल स्क्वायर, मतलब 625 सीधे आप लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एच स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर मतलब 196 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब नहीं यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर, माइनस 2 अभी 14 दूना 28 हो जाएंगे एक्स, और इक्वल में हो जाएगा 625। अब देखिए जो नंबर है उस नंबर के पास में रखेंगे, है ना? तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं बल्कि एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा 28x, और ये 196 जो है 625 में जाके घटेगा तो आपके पास बचेंगे 429। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है? ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया इधर के लिए। अब फिर सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास होंगे वो सेकेंड इक्वेशन कौन सा होगा? तो यहाँ पे जैसे समलंब चतुर्भुज था ये, तो ये तो एक हो गया। अब इधर वाले में हम लोग आते हैं, इधर में भी आइएगा तो सेम वही कंडीशंस करने होंगे हमें। यहाँ पे चलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पहला के लिए दूसरा के लिए चलें तो ट्रायंगल ए बी एन जो था इधर में हमारा, उसके लिए करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर इक्वल कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएगा। 25 का होल स्क्वायर 625 सीधे लिख लेते हैं। तो आप बताएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल 625, क्या इसके बदले हम लोग 625 रख सकते हैं? तो आप बताएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे रखेंगे 625 और माइनस में है 28x और इक्वल में है हमारे पास 429। अब देखिए ये माइनस में है, इधर भेज देते हैं और 429 उधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, यानी 625 में से आप घटा देंगे 429 और इक्वल में हो जाएगा 28x, है ना? तो 28x हो जाएगा, तो अब घटाएंगे 625 में से 429 घटेगा, आपके पास कितने हो जाएंगे? तो आप बताएंगे 196। 196 को 28 से आप काट सकते हैं, बिल्कुल 7 टाइम में काट सकते हैं। यहाँ पे लिखे 196 इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 28x, इसको काटिएगा तो कितने टाइम में? तो आप 7 टाइम्स में काट पाएँगे। हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, कितनी है? 7 आ चुकी है। जब x की वैल्यू 7 आ चुकी है तो वहाँ से हम लोग ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। अब चलिएगा फिगर पे अब हम लोग चलते हैं। फिगर हमारा क्या था? तो यही था एक समलंब चतुर्भुज जिसका नाम A था, यहाँ पे B, ये C और ये D, और यहाँ पे था N और ये था M, जिसमें ये हमारा था 14 माइनस x था। x का वैल्यू अब तो निकल चुका है। ये हमारा 10 था, ये टोटल 24 था, ये भी 10 होगा, ये 25 था, ये भी 25 था और ये x था। अब बताइए जब x की वैल्यू ये 7 आ चुकी है और ये 25 आ चुकी है तो क्या ये हम वैल्यू नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल। तो कोई भी इक्वेशन जो हमारा पहला इक्वेशन था वो या फिर दूसरा इक्वेशन किसी से भी आप रख के यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा, या फिर ट्रिपलेट आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या हो सकता है। 25 और ट्रिपलेट क्या हो सकता है 25 और 7 का? अब देखेंगे 25 625, 625 में से 49 घटा लीजिए कितने हो जाएँगे? 625 में से 49 मतलब 576 होंगे। 576 किसका होता है? 24 का, मतलब हमारा हाइट कितना आ गया? 24। तो आंसर देखेंगे 24 है क्या? ऑप्शंस आपके पास यस, राइट आंसर्स ऑप्शंस नंबर ए करेक्ट है 24। आगे देखेंगे, कह रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दिया है 1/2x,
तथा उसकी आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 4/5x। तो उनका आयतन बताना है। आयतन क्या हो जाएगा? पहले तो आप बताइए शंकु का आयतन होता क्या है? अब बताएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस यही तो आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग 1/3 पाई, तो पाई रहेगा ही रहेगा। आर की वैल्यू कह रहा है आधार की त्रिज्या 4/5 है ना। 4 का होल स्क्वायर सीधे स्क्वायर करेंगे कितने हो जाएंगे? 16, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू एच कितना है? तो 1/2, 1/2 एक्स रखेंगे। अब काटिए इसको, जो कटने वाले होंगे आपके, तो कोई नहीं कटने वाला है। 2 से काट सकते हैं 16 को हम लोग, है ना, 8 टाइम में, और तो कोई कटने वाला है नहीं। बस अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके पास क्या-क्या आ जाएँगे? ऊपर में 8 बच गया, है ना, पाई बच गया, और एक्स क्यूब हो जाएगा। स्क्वायर और एक्स गुणा करेंगे, नीचे में 25 तिया 75 हो जाएगा। देखिए ऑप्शंस में है क्या? तो यस, ऑप्शंस नंबर आपका कौन-सा है? 8 पाई एक्स क्यूब, और बट्टे 25 नहीं 75 आना चाहिए, तो बी नहीं बल्कि सी करेक्ट है आपका, है ना, ऑप्शंस सी करेक्ट है। कह रहा है बराबर भुजा वाले एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। बराबर भुजा वाले वर्ग और समबाहु त्रिभुज, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, हम ए ले लेते हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप बताएंगे √3/4 होता है, तो 4 ऊपर चला जाएगा, और गुना भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर रखिए तो ए स्क्वायर का कैंसिल, 4 और √3 का रेशियो बनेगा। तो आप बताएंगे 4 पहले और √3 बाद में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे तो कह रहा है क्या? यदि साइन ए बराबर कितना है? 1/√√एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो यहाँ पे tan ए का वैल्यू हमें बताना है कि कितना हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। जब साइन ए दिया है तो हम लोग कॉस का भी निकाल सकते हैं। कॉस ए कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट अंडर में होगा, इतना तो होगा। अब चलेंगे यहाँ पे, हमें साइन बाई कॉस लिखेंगे, मतलब tan होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं साइन का दिया ही कॉस का दिया है, तो साइन बाई कॉस हम लोग सीधे डाल देते हैं यहाँ पे। साइन बाई कॉस बराबर tan होता है, तो लिखेंगे वहाँ पे 1/L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। चलते हैं थोड़ा यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। देखिएगा पहला साइन होता है तो 1/L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर लिखेंगे ये, है ना। मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएंगे? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होगा, अपॉन में कितना हो जाएगा? एम। इसे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये और ये कैंसिल होगा, बच जाएगा 1/m। मतलब tan का वैल्यू जो आएगा हमारे पास 1/m आना चाहिए। तो राइट आंसर आपके कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब देखिए tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री और कॉट 60 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू बताना है। tan 30 का वैल्यू बताएंगे कितना होता है? 1/√3। साइन 30 का कितना होता है? 1/2। कॉट 60 का कितना होता है? 1/√3। और कॉसेक 30 का कितना होता है? तो आप 2 बताएंगे। अब गुना कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 और √3 में गुना करेंगे तो 1/3 हो जाएंगे। ऑप्शन है क्या? तो यस, ऑप्शन नंबर आपके पास डी राइट आंसर है। क्वेश्चन है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 से एक्स का हमें मान बताना है कि क्या होगा। तो चलिए एक्स का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स बराबर क्या होता है? तो एक्स बराबर हम लोग लिखेंगे माइनस में बी, प्लस माइनस हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अपॉन में 2a। रखेंगे बी का वैल्यू 1 है, प्लस माइनस यहाँ पे बी का जब 1 है तो 1 का स्क्वायर करिए 1 माइनस 4, ए का वैल्यू 1 है, सी का भी वैल्यू 1 है, अपॉन में हो जाएगा 2 गुने 1। सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 प्लस माइनस ये घटाएंगे 1 में से 4 तो कितने हो जाएंगे? माइनस में 3, अपॉन में 2। देखिए ऑप्शन नंबर ऐसा है क्या कोई? तो आप देखेंगे यस, पहला ही ऑप्शन है हमारा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3/2। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 7/x प्लस 2/y इक्वल 2 है, तो हमें बताना है 6/x प्लस 2/y इक्वल 1 है, तो हमें x और y का वैल्यू बता देना है कि कितना होगा। चलिए हम लोग लिखते हैं, इसे पहला इक्वेशन ले लेते हैं और इस वाले को दूसरा इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला और दूसरा को यदि घटाते हैं तो हमें क्या घटेंगे? देखिए यहाँ पे पहला को लिखते हैं 7/x है हमारे पास, और प्लस है 2/y, इक्वल में है 2। दूसरा लिखते हैं हम लोग 6/x और प्लस में है 2/y, इक्वल में है 1। इसे सॉल्व करिए तो आप
ये कट जाएगा यदि घटाते हैं हम लोग तो। अब देखिए ये बचेंगे कितने, तो यहाँ पे घटाइए, 7 में से 6 जाएगा मतलब सीधे 1/x लिखेंगे, इक्वल यहाँ पे कितने बचेंगे 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गया, x का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। अब कोई भी इक्वेशंस में आप 1 रखिए यदि वैल्यू x का, तो हमारे पास y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखिए पहले ऑप्शंस देख लीजिए, तो आपके पास कौन से ऑप्शंस होने वाले हैं, तो ये काटिए और ये काटिए, क्योंकि सबसे पहले x का बताना है, तो हमें ये तो ये या तो ये आने वाला है। चलिए किसी में भी रखते हैं, हम लोग सपोज कर लीजिए यहीं पे रखते हैं, तो यहाँ पे 1 यदि रख देते हैं हम लोग x का वैल्यू, तो हमारे पास कितने हो जाएँगे? ये 7 और 1 मतलब 7 हो जाएगा सीधे, 7 और प्लस ये 2y इक्वल में हो जाएगा इधर 2। आप देखेंगे क्या कि ये 2 है और ये 7 है, उधर जाके घटेगा मतलब 2/y, ये जाके घटेगा तो माइनस में 5, है ना? और ये जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी y की वैल्यू हम बता देंगे क्या कि 2/5, और भी कैसा तो माइनस में आया है, तो ये प्लस वाला नहीं होगा, मतलब ऑप्शंस नंबर हम लोग का बस एक ही बच गया, ऑप्शन सी करेक्ट। आगे देखेंगे समीकरण 2 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन कह रहा है 9 माइनस एक्स माइनस 1/2 इक्वल 0 का मूल हमें बताना है कि क्या होगा। का मूल कितना हो जाएगा, चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं हमें मूल कितना होगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा 9 माइनस हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन में कितना लिखेंगे 2 इक्वल 0 होंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 1 माइनस में हो जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में कितना लिखेंगे हम लोग 18 इक्वल 0। आप इधर सॉल्व करेंगे तो 8x माइनस 4 माइनस में 9x प्लस में 9 इक्वल में 0 हो जाएगा, 18 जीरो में गुना करेंगे 0, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस में हो जाएगा और प्लस में 5 इक्वल में 0, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो हमें x की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी। देखिए ऑप्शन नंबर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 6/a प्लस 2 माइनस 4/a माइनस 2 माइनस 3/a² माइनस 4 समान है। किसके समान है ये, तो देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, इसका सभी का एलसीएम, ये कितना हो जाएगा a माइनस 2 इंटू हो जाएगा a प्लस 2, ऊपर में क्या लिखेंगे हम लोग 6 इंटू a माइनस 2 माइनस 4, और ये हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 3 इक्वल में हम लोग लिखेंगे क्या 6a माइनस 12 माइनस हो जाएगा 4a माइनस 8 माइनस 3 अपॉन में हो जाएंगे a² और माइनस में 4। क्यों, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी का आपको फार्मूला पता होगा, a² माइनस b² होता है। इसके सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2a माइनस 23 अपॉन में हो जाएगा a² माइनस 4 होगा। तो देखेंगे आंसर्स है क्या 2a माइनस 23, 2a माइनस 23 है। ऑप्शंस नंबर आपके पास कौन से दिख रहे हैं, तो ऑप्शंस नंबर ए करेक्ट दिख रहे हैं। यदि रूट अंडर 2 के पावर n है इक्वल में 64, तो n का वैल्यू हमें बताना है। क्या हम लोग इसे भी 2 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 के रूप में इसे लिखिएगा कितने हो जाएंगे, तो आप बताएंगे कि ये 2 के, यदि ये रूट है ना तो इधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर में आता है, ये तो बात पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 के पावर n रहने देते हैं और 64 के पावर स्क्वायर भेज देंगे। 64 की पावर छोड़िए पहले, अभी इसे 2 के रूप में आप करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 2 के रूप में आप करेंगे तो 2 के पावर 6 टाइम मल्टीपल करेंगे तो 64 आएगा। अब कह रहा है ये स्क्वायर जो है इस पे आ जाएगा तो 2 गुना इस पे कर देगा, यानी कि हम लिखेंगे कि 2n इक्वल में 2 के पावर 12 होगा। तो ये 2 2 से कोई मतलब नहीं, हमें पावर से मतलब है, n का वैल्यू कितना आ गया 12। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर ए करेक्ट होगा। निम्नांकित आकृति में दो किरणें BD और BE रेखा AC को B पर मिलती है, तब हमें x प्लस वाई का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। चलिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, x और प्लस वाई की वैल्यू बताना है, x और प्लस वाई। आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन एक सरल रेखा पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो आप बताएंगे 180 का। जब ये 100 है तो ये और ये जो दोनों जोड़ का कितना हो जाएगा, जब ये तीनों का 180 होता है जिसमें ये 100 दे दिया तो ये दोनों का जोड़ 80 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आप बी करके बताइएगा, इन्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे देखेंगे, कह रहा है कि निम्न वितरण में n 60 दिया हुआ है, माध्यक 28.5 है, तो x
तथा y का हमें वैल्यू बताना है। यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, इन दोनों का वैल्यू हमें बता देना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे आपके पास जो भी डाटा दिए थे ना, हम लोग इसी के अकॉर्डिंग यदि बनाते हैं तभी बनेंगे। क्या? क्योंकि इसमें आपको निकालने होंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता के लिए एक अलग और टेबल यहाँ पे हम लोग बना देते हैं और ये इसी से बनते हैं बारंबारता से। ठीक? चलिए, तो पहला क्या है हमारा 5 है, तो 5 दूसरा क्या हो जाएगी, दोनों को इंक्लूड करके लिखा जाता है, तो 5 और प्लस x हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, इस सभी को इंक्लूड करके, तो 5 और 20 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 25 और प्लस x हो जाएगा। फिर आगे में फिर ऐसे ही इंक्लूड करके 25 और 15 ऐड कर दीजिए, कितने हो जाएंगे 40 और प्लस x हो जाएगा, है ना। फिर अब इसे अब y भी इंक्लूड हो गया इसमें, तो 40 और प्लस x प्लस y हो जाएंगे, है ना। फिर आगे इंक्लूड करेंगे तो 45 और प्लस हो जाएँगे x प्लस y हो जाएँगे। ये हमारे क्या निकल गए, संचयी बारंबारता निकल गई। तो आप बताएँगे कि ये 45 प्लस x प्लस y जो है ना वो किसके बराबर है? तो यही n के बराबर है, ये 60 के बराबर है, ठीक? चलिए यहाँ पे रखेंगे हम लोग x प्लस y प्लस हमारे पास है 45 इक्वल कितने हैं? तो 60 है। यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? घटाएँगे 60 में से तो 15 आ जाएगा। ये x प्लस वाई की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब दूसरा में कह रहा है कि n/2 यानी कि 60/2 आप निकालेंगे तो ये कितने आ जाते हैं? 30 आ जाते हैं। माध्यिका कितना दिया हुआ है हमारे पास? माध्यिका दिया हुआ है जो 28.5 हमारा है, तो माध्यिका हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। माध्यिका वर्ग जो होती है वो 20 और 30 का होगा। माध्यिका वर्ग कौन हो जाएगा? तो 20 और 30 का। देखें ना आप, माध्यिका वर्ग कौन से हो जाएँगे? 20 और 30 का हो जाएगा। माध्यिका वर्ग 20 और 30 का निकल गया हमारे। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे माध्यिका निकालने का फ़ॉर्मूला जो होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है माध्यिका निकालने का फ़ॉर्मूला, है ना? तो इसका याद रख लेंगे आप। जैसे कि हम यहाँ पे विथ फ़ॉर्मूला का यूज़ करते हैं। देखिए, माध्यिका बराबर हम लोग लिखते हैं, मीडियन बराबर जो हो जाएगा हमारे पास L प्लस हो जाता है n/2 माइनस होता है CF, यही संचयी बारंबारता, अपॉन में होगा F, इंटू में लिखेंगे हम लोग H। अब बता रहे हैं यहाँ पे L क्या लिखना है आपको, तो L वो लिखना है जो माध्यिका वर्ग हम लोग जो लिखे हैं ना, वर्ग सीमा 20 और 30, तो उसमें सबसे लोएस्ट वाला, लोएस्ट क्या था हमारा 20, तो वही 20 लिखेंगे, प्लस n/2, अभी जस्ट 60 को आपने डिवाइड करा है तो कितना आया है 30, सीधे लिख दिए। CF, CF आपके पास कितना आया है, तो आप बता देंगे, लास्ट में आप जोड़ के देखें ना तो x 5 5x नहीं, 5 और प्लस x था आपके पास, 5 प्लस x था, है ना। अपॉन में कितना आ जाएगा 20 और इनटू हाइट कितना है, तो आपके पास मतलब दोनों के बीच में गैप कितना है, तो देख रहे 50 60 40 50 के बीच में 10 का गैप है, तो वही हाइट होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे 20 और प्लस ये सॉल्व करेंगे तो आगे कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो हो जाएगा 30 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5 और प्लस x और बटे में हो जाएगा 20 को हम लोग 10 से यदि डिवाइड कर देते हैं तो 2 बच जाएगा यहाँ पे, है ना। अब इसे सॉल्व करिएगा तो कितने हो जाएंगे, और इसका वैल्यू दिया हुआ 28.5 दिया हुआ है आपके पास, है ना। माध्यिका का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो 28.5 यहाँ पे रखेंगे और इधर 20 आके जो है घट जाएगा तो कितना 8.5 बच जाएगा। 8.5 को यदि 2 से गुना कर देंगे, 8.5 को 2 से गुना करिएगा तो 17 बच जाएगा। यहाँ पे सीधे 17 लिखिए। 17 बराबर हम लोग लिखेंगे कि आपके पास ये 30 और ये हो जाएगा 30 और ये -5 और ये हो जाएगा माइनस x। 30 में से 5 तो 25, 25 यहाँ पे हमारे पास प्लस में है, ये 17 के इधर घटेगा, x इधर आ जाएगा ना, माइनस है तो इधर में प्लस में आ जाएगा, तो अब 25 में से 17 घटा लीजिए, कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। तो हमारे पास किसका वैल्यू आ चुका है, तो आप बताएंगे x का वैल्यू कितना आ चुका, 8 आ चुका। x का वैल्यू 8, इसमें है क्या, काट दीजिए, नहीं इसमें है, नहीं इसमें है, नहीं, बस एक ही ऑप्शन है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ये बता दीजिएगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का विज्ञान। विज्ञान में क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है, बताइए कौन किए हैं न्यूट्रॉन का खोज, तो आंसर बताएंगे जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे 1932 में किया गया है। कह रहा है कि तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय अवशेष है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है क्या कहलाते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे समभारिक कहते हैं। आंसर डी बताइएगा। केंद्रक का इसके न्यूक्लियॉन से गठन में होता है, क्या होता है, द्रव्यमान में घटाव। आंसर्स ए बताइएगा। निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है, इसका उच्चतम गलनांक है, तो आप बताएंगे NaCl, है ना। ऑप्शन नंबर बी बताएंगे सोडियम क्लोराइड का है NaCl। निम्नलिखित
के जलीय घोल से होकर निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है, कौन सा विखंडित होगा? कौन होगा विखंडित? सिल्वर नाइट्रेट होगा। ऑप्शन नंबर सी करके बताएंगे, सिल्वर नाइट्रेट। ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक कौन है? अच्छा सूचक जो है फेनोल्फथलीन है। ऑप्शन डी बताएंगे, फेनोल्फथलीन। यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तो तांबा अवक्षेपित हो जाएगा। आंसर्स ये बताएंगे, तांबा क्या होगा? अवक्षेपित। जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके रूप में परिभाषित किया जाता है तो जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर। आंसर्स ये बताइएगा। जब किसी घोल को एक अर्धपरागम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को परासरण कहते हैं। आंसर सी बताइएगा। जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है, किसके रूप में जानते हैं हम लोग? द्रव स्नेही के रूप में जानते हैं। आंसर बी करेक्ट होंगे। एक रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्धायु 20 दिन है। यदि वस्तु का 100 ग्राम लिया जाता है तो 40 दिन के बाद अवशिष्ट समस्थानिक का वजन कितना होगा? 25 ग्राम हो जाएगा। आंसर्स ये बता दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं उपचयन। आंसर्स ये बताएंगे, उपचयन। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है? कौन है बताइए? आंसर बताएंगे सीजीएम। आंसर्स डी होंगे, शुष्क बर्फ है। कौन सा है शुष्क बर्फ बताएंगे? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शंस बी करके बताएंगे। देखिए आगे बताना है, हीरा है। कौन है इसमें हीरा बताइए? तो आंसर बताएंगे, हीरा है एक शुद्ध कार्बन। आंसर डी बताइएगा। एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में एक बार विभाजित होती है। यदि यह एक प्याला को भर्ती करने में 1 घंटा लेती है तो आधा प्याला को भर्ती करने में कितना समय लेगी? 59 मिनट लेगी। आंसर डी बताइएगा। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु है, उसका नाम क्या है? राइजोबियम। आंसर्स ये बताएंगे, राइजोबियम। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ कौन है? कौन है? तो आंसर बताएंगे, ग्लाइकोजन एवं तेल के गोलिका। आंसर्स डी करेक्ट होंगे। अफीम पाया जाता है। अफीम किसमें पाया जाता है? तो अफीम पाया जाता है पपाव पपावर और सोमनीफेरम से, है ना। आंसर्स डी करेक्ट बताइएगा। निम्नलिखित में कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? कौन नहीं हो सकता है? तो किलोमीटर पर सेकंड हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है, मीटर पर सेकंड तो होता ही है। तो आंसर सब बताएंगे, सी नहीं हो सकता है, किलोमीटर पर सेकंड नहीं हो सकता है। सामाजिक अध्ययन में देखेंगे क्वेश्चन। सम्राट अशोक ने अपनाया है इस्लाम धर्म को, बौद्ध धर्म को, ईसाई धर्म को, जैन धर्म को। कौन से धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। आंसर सी। कौटिल्य ने रचना की है अर्थशास्त्र के। कौटिल्य कहे, विष्णुगुप्त कहे, है ना। कह रहा है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। आंसर सी बताएंगे। दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था, कौन करवाया था बताएंगे? दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां करवाया था। ऑप्शन बी बताइएगा, है ना। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? कौन थे अंतिम मुगल बादशाह? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन बी होंगे। कस्तूरबा गांधी किनकी धर्मपत्नी थी? तो वो किनकी थी? महात्मा गांधी की। ऑप्शन बी बताएंगे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आंसर बताइएगा। 1757। आंसर सी। भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुआ? भारत का स्वतंत्र प्राप्ति कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ स्वतंत्रता। यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई भारतीय नागरिक हो तो हम हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं बताइएगा? तो बताएंगे जन्मजात नागरिक, है ना। आंसर ये बताइएगा। कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें जिसमें क्या है, समान नागरिकों की भागीदारी होती है ना। तो आंसर हम लोग का पहला ही करेक्ट है।
कह रहा है क्या, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? नगर निगम। आंसर्स ये बताएंगे। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? BDO साहब कहते हैं। आंसर्स ये बताएंगे। भारतीय संविधान के जनक हैं। कौन है भारतीय संविधान के जनक? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आंसर्स सी करेक्ट बताइएगा। भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? कितने प्रदान किए हैं? 6 प्रदान किए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? किस प्रकार का झील है? तो आंसर बताएंगे क्रेटर झील है। ऑप्शंस बी करेक्ट होंगे। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है? ये बताएंगे कहाँ से लिया गया है, तो आप बताइएगा रूस से लिया गया है। और भाग कौन सा है? तो भाग में आप बताइएगा, ये भाग 4 के क में है। आंसर सी करेक्ट होंगे। कह रहा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसको होती है? किसको होती है दोस्तों? तो आंसर बताएंगे चुनाव आयोग की। अब बताएंगे IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? IMF का कहाँ मुख्यालय है? वाशिंगटन DC में। ऑप्शन बी बताइएगा। कह रहा है किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? किस बात से स्पष्ट होता है? तो आंसर बताएंगे वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र से। ऑप्शन सी करेक्ट बताइएगा। मानचित्र में नीला रंग किस भाग को दिखाता है? मानचित्र में नीला रंग किस भाग को दिखाता है? तो आंसर बताएंगे जल को। आंसर सी बताएंगे। अब आते हैं तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, जिसे रीजनिंग कहते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5। ये पांचों जो है क्रिकेटर खेलते हैं। सहवाग युवी से ज्यादा किंतु माही से कम रन बनाते हैं। बुमराह माही से ज्यादा किंतु जग्गू से कम रन बनाता है। कौन सबसे अधिक रन बनाता है, ये हमें बताना है। देखिए तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुई। सहवाग यूवी से ज्यादा, इससे यूवी से ज्यादा, ठीक है, यूवी से ज्यादा सहवाग बनाते हैं, लेकिन माही से कम, लेकिन माही से कम बनाते हैं। बुमराह माही से ज्यादा, बुमराह जो है माही से ज्यादा किंतु जग्गू से कम, जग्गू से कम। तो सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा कौन दिखा? जग्गू। यानी आंसर ऑप्शन नंबर डी बता दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में डोमिनोज को ऐसे लिखा गया है, मॉर्निंग को ऐसे लिखा गया है, मोमोज को बताना है। देखेंगे यहाँ पे जैसे एक ही वर्ड को, जैसे यहाँ पे जीरो है ना, यहाँ पे भी जीरो, इसका वैल्यू देखिए 9 लिखा गया है ना। वैसे ही हम लोग सीधे यहाँ पे हम आ जाते हैं एम। एम आप देखेंगे तो एम कहाँ पे स्टार्टिंग में, एम को क्या लिखा गया? 8। 8 से स्टार्ट है, ठीक है, 8 से सभी स्टार्ट है। अब देखेंगे ओ का वैल्यू कितना है, तो ओ का वैल्यू आप 9 देखेंगे। 8 के बाद 9, ठीक है, सभी में ऑप्शन है 8 9 8 9 सभी में। फिर ठीक है, एम का वैल्यू 8, फिर सभी में है उतना ही, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ओ का वैल्यू 9, इसमें है क्या? तो ऑप्शन ए काट दीजिए, नहीं इसमें नहीं है, तो आप देखेंगे और बाद बाकी तीनों ऑप्शन में है। अब लास्ट में देखेंगे एस, एस किस में है? तो एस लास्ट डोमिनोज में है, जो एस का वैल्यू 6 है। तो देखेंगे 6 इसमें है, नहीं कर दीजिए। क्या 6 इसमें? नहीं, ये भी कर दीजिए। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी राइट आंसर आ गया। बस बी में ही तो है 6। देखिए आगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त को हमें बताना है। बताइएगा यहाँ पे लुप्त में क्या आने वाला है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लुप्त में? देखिए यहाँ पे 17 19 8, ये कैसे हुआ? तो आप 17 और 8 को गुना करेंगे, 17 और 8 को, तो कितने आ जाते हैं? 136, है ना? कितने आ जाते हैं? 136। 17 8 136। वैसे ही आप यदि 13 और 8 में गुना करते हैं, 13 8 कितने हो जाते हैं? 104, 104 रखेंगे। अभी देखिएगा इसमें और इसमें हमारे पास है 104, कितने हैं? 136। अब देख पा रहे हैं कि 17 और 8 यहाँ पे गुना करेंगे तो 136। वैसे 8 और 13 में गुना 104। वैसे 19 में कितना से गुना करेंगे? 171 आएगा, तो 19 नम्मा 71। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे, बल्कि ऐसे नहीं था, ये ऐसे था। ऑप्शन हमारे बी करेक्ट। तस्वीर में एक महिला की ओर संकेत करते हुए जतिन ने कहा, जतिन यहाँ पे है, एक महिला है, ठीक है, इसके तरफ इशारा करते हुए क्या? वह मेरे दादा, मतलब इसके पिताजी के पिता, मेरे दादा की पत्नी, दादा की पत्नी जो है, पत्नी के दादा की पत्नी की इकलौती बहू, मतलब इसकी माँ हुई। तो वह महिला जतिन से कैसे संबंधित है? बताइए क्या होंगी? तो आंसर बताएंगे माँ होंगी। ऑप्शन बी करेक्ट बताइएगा। आगे कह रहा है वो आरेख बताना है जिसमें फर्नीचर
सोफ़ा और टेबल्स होते हैं। तो आप बताएँगे कि सोफ़ा फर्नीचर तो होगा ये, सोफ़ा और टेबल जो है फर्नीचर के अंदर में आता है, ऑप्शन नंबर ए बता दीजिएगा। दिए गए कथन और निष्कर्ष, आइए कथन को देखते हैं हम लोग क्या है। कह रहा है सभी कार्टून बॉक्स हैं, सभी कार्टून क्या है? बॉक्स। तो यहाँ पे सभी कार्टून को क्या करते हैं हम लोग? बॉक्स बनाते हैं। सभी कार्टून बॉक्स हो गए। अब कह रहा है कोई भी बॉक्स पेन नहीं, कोई भी बॉक्स जो है पेन नहीं है, अलग कर दीजिए। कुछ कार्टून जो है लॉक है, कुछ कार्टून जो है लॉक, कुछ कार्टून लॉक कर दिए हम लोग। अब देखिए हमसे क्या कहा है? कुछ बॉक्स लॉक हैं, कुछ बॉक्स जो है कुछ बॉक्स क्या लॉक है? तो आप बताएँगे यस बिल्कुल है। दूसरा देखिए, कह रहा है कि कोई भी पेन कार्टून नहीं है। हाँ, ये भी सही है। कोई भी पेन लॉक नहीं है, बिल्कुल गलत है यहाँ पे। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला? 1 और 2 बस निकला, यानी ऑप्शंस नंबर सिर्फ़ और सिर्फ़ बी बताइएगा। कह रहा हमें बताना है क्या इसमें खाली स्थान पे यहाँ पे फुलफ़िल होगा। देखिएगा 5 का यदि स्क्वायर करते हैं तो 25 होंगे, 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 आएँगे, 6 का स्क्वायर करिएगा 36, 36 में 2 से गुणा कर देंगे तो 72। ऑप्शंस नंबर डी बता दीजिए। देखिए आगे क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये आपको काउंट करके बताने हैं। तो वीडियो को पॉज़ करिए और काउंट करिए टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब काउंट करेंगे टोटल त्रिभुजों की संख्या आपके निकलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, एक 6, एक ये हो जाएँगे 7 और एक ये टोटल हो जाएगा 8 हो जाएगा। टोटल त्रिभुजों की संख्या 8 आ गई। ऑप्शंस बी बता दीजिएगा। दिए 2 कथन को पढ़कर तय करना है कि कौन-सा विकल्प दोनों के बीच में संबंध बताता है। पहला क्या है कि बहुत से किसानों ने पटसन की खेती बंद कर दी क्योंकि अब यह आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है। कपड़ा मंत्रालय ने पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया है। तो आंसर्स हम लोग का क्या बनेंगे? आंसर्स बताइएगा। ऑप्शंस नंबर आपका बनेंगे राइट आंसर्स ए होगा। यदि कथन एक कारण है और दूसरा इसका प्रभाव है, तो हमारा ऑप्शंस बनेगा राइट आंसर्स ए करेक्ट हो जाएँगे, है ना? नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के कथन दिए गए हैं, जिसके बाद 2 अनुमान है, 1 और 2 दिए गए। आपको कथन और निम्नलिखित धारणा को विचार करना है और तय करना है कि कौन-सी धारणा कथन के निहित है और सभी विकल्प चुनना है। देखिए, कथन है हमारे पास हज़ारों मील की यात्रा पहले कदम के साथ शुरू होती है। धारणाएँ, आगे बढ़ने के लिए एक पहल की जानी चाहिए। दूसरा है वित्तीय चिंताओं के कारण लोग खुद को कुछ शुरू करने से रोकते हैं। तो हमारा आंसर्स क्या बनेंगे? आंसर्स बताइएगा आप। ऑप्शंस नंबर सी होगा, केवल एक इसमें निहित है ना? तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।